गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, अकाउंटेंसी की चैप्टर वाइज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास आज की अपनी सेकंड क्लास है। कल की क्लास अपनी चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 पार्टनरशिप में कंप्लीट करवा चुका हूँ। और पार्टनरशिप में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं वो मैंने आपको कल की क्लास में बता दिए थे। अगर आपने नहीं देखे हो तो जरूर से देखें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज मैं आप लोगों को जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ, इलिस्ट्रेशंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आपको देखने हैं, सेकंड बुक के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है? तो सबसे पहले फटाफट जल्दी से आप सेकंड बुक अपनी निकाल लें और उसके अंदर टिक लगाना शुरू कर दें। क्लास वैसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा है इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैटर मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको अच्छे से देख सकते हैं। क्योंकि टॉपिक्स तो लगभग, सिलेबस तो सेम है ही हमारा, मीडियम का ही थोड़ा सा डिफरेंस है। टर्म्स मैं आपको इंग्लिश में भी बोल दूंगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? तो चलिए फटाफट फर्स्ट चैप्टर निकाल लीजिए। देखो, फर्स्ट चैप्टर है आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में देखो, कई बार क्या होता है कि इसका मीनिंग का भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। अगर आपने पीवाईक्यू इस चैप्टर की अगर अच्छे से देखी है तो आपको पता है कि मीनिंग इसका एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछी हुई है, यानी कि इसकी विशेषताएं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक बार आया था जिसमें मीनिंग और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम में पूछ ली थी। इस बार के लिए जो आप इसकी इंपॉर्टेंट जो लगाएंगे वो लगाएंगे डेफिनेशन। ठीक है ना? डेफिनेशन जो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन 220 में जो दे रखी है वो आपको याद कर लेनी है। ठीक है? आपको अपने चैप्टर के अंदर मिल जाएगी डेफिनेशन, तो वो डेफिनेशन आपको अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है? तो इस पैराग्राफ से इसका मीनिंग वगैरह आप याद कर सकते हैं कि कंपनी का मीनिंग क्या होता है। ठीक। ये देखो, ये रही आपकी, ये जो डेफिनेशन है ये सेक्शन के अकॉर्डिंग ही है। कंपनी अधिनियम जो आपका कंपनी एक्ट है उसका सेक्शन 220 के अकॉर्डिंग है। ठीक है? तो ये डेफिनेशन आप यहाँ से याद कर सकते हैं और इसको आप ध्यान रखेंगे। कंपनी की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, वो आप देख लेना। पॉइंट्स पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं इनके, केवल आपको ये पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है? एक आप जो यहाँ से कंपनी के टाइप्स पे ध्यान रखना भाई, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपनी के टाइप्स पे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो अंशों द्वारा सीमित कंपनी यानी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी, ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। और ये जो 3 टॉपिक है, ये तीनों टॉपिक आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको अच्छे से ध्यान रखना। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और ओपीसी। और ओपीसी के ऊपर क्वेश्चन 101% आता है, ये ध्यान रखना। और ये वाला जो पॉइंट है ना, सी वाला पॉइंट, इसके ऊपर क्वेश्चन लगभग हर पेपर के अंदर आया हुआ है। एक तो ये इसकी जो कैपिटल है ये पूछता है कि कैपिटल कितनी है, 50 लाख रुपीज। और इसके जो है टर्नओवर इसका कितना होता है। तो ये दोनों चीजें एग्जाम में पूछी हुई है। ठीक? तो आप ध्यान रख लीजिएगा। तो इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जो आपकी प्राइवेट कंपनी होती है उसमें मिनिमम जो मेंबर्स होते हैं वो 200 होते हैं, ध्यान रखना। 50 याद मत रख लेना, 50 पार्टनरशिप में होते हैं। तो आपको ये 200 मेंबर्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है? चलिए, इसके बाद में कंपनी की जो शेयर कैपिटल है यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। शेयर कैपिटल के टाइप्स आपसे पूछ सकता है। ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, इधर से आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप या पेड अप कैपिटल, ये आपकी पेड अप कैपिटल हो गई, ये आपकी कॉल्ड अप कैपिटल हो गई और ये आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गई। इसके बाद में अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल और ये आपकी है रिजर्व कैपिटल। ये आप अच्छे से ध्यान दे लेना इसके ऊपर, क्योंकि इसके बारे में अलग से सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में आपसे वैसे ये वाला पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान रख लोगे तो अच्छी बात रहेगी। देखो, कंपनी की कंप्लीट कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। पूरी बैलेंस शीट आपसे नहीं पूछेगा इस चैप्टर के अंदर। अगर उसने पूछा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कैपिटल को अपन नोट टू अकाउंट्स में कैसे शो करते हैं ये पूछ सकता है बस। तो उसके लिए आप इस वाले इलिस्ट्रेशन को देख लेना। वैसे आप लोगों को कॉपी में करवा रखा है मैंने अच्छे से, तो इसको आप अच्छे से देख के चले जाना। ठीक है ना? कि अपन इसको 2 पार्ट्स में दिखाते हैं। शेयर्स के टाइप्स की अगर बात करें तो शेयर्स के टाइप्स में आप प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स ध्यान रख लेना।
प्रेफरेंस शेयर्स के ये दोनों राइट्स जो हैं उनको मिलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स रेट से, डिविडेंड रिसीव्ड करने का प्रेफरेंशियल राइट, और कंपनी के समापन पे यानी वाइंड अप पे कैपिटल वापस लेने का राइट जो होता है, ये दोनों पूछ सकता है। कंपनी के जो जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, तो वो टाइप्स भी आप ध्यान रख लेना। यहाँ पर ये आपको टाइप्स दे रखे हैं, तो ये वाली लाइन आप ध्यान रखोगे तो केवल नाम पूछेगा आपसे कि जो है प्रेफरेंस शेयर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो ये आप ध्यान रख लेना। इसके बाद में इक्विटी शेयर्स, इसका मीनिंग देख लेना आप ब्रीफली। इसकी एक दो बातें होती है, इसको वोटिंग राइट होता है, एक्चुअल जो ओनर होते हैं वो यही शेयर होल्डर होते हैं। इधर से आपको शेयर का जो इशू होता है, यहां से तो कोई बात पूछेगा नहीं। एप्लीकेशन किसे कहते हैं, फर्स्ट कॉल किसे कहते हैं, तो ये बात कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ आप देखने की जरूरत नहीं है। ये वाली बात थोड़ी सी आप अंडरलाइन कर लेना। जो प्रोस्पेक्टस जारी होता है उसके 120 दिनों के अंदर न्यूनतम अभिदान प्राप्त करना होता है, यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन आप जानते हैं कितना होता है, 90%। यानी कोई भी कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो उसके 90% के बराबर एप्लीकेशन आना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में आपको जो बात ध्यान रखने की है वो ये वाली बात है, इसको आप ध्यान रख लो। ये पैराग्राफ जो है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% से कम नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो कितने दिनों के अंदर पैसा लौटाना होगा या उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में लेखांकन व्यवहार की अगर अपन बात करें तो जनरल एंट्रीज आपको ध्यान रखनी ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। यहाँ से कोई बात है नहीं जो ध्यान रखने की हो। एंट्रीज सारी ध्यान रखनी है आपको, एंट्रीज के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, आपको पता ही है। स्मॉल क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जाता है। और इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है, ये आपको टॉपिक ध्यान रख लेना है, कॉल्स किसे कहते हैं और कॉल्स का अमाउंट कहाँ कहाँ पर एडजस्ट होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो अंडरलाइन करने की है वो ये वाली है, ठीक है। कोई भी जो कॉल का जो अमाउंट होता है वो उसके फेस वैल्यू से 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो दो मांग होती है यानी दो कॉल्स होती है उनके बीच में एक महीने का डिफरेंस होना चाहिए, तो ये अंडरलाइन कर लेना, ठीक है ना। इसको अच्छे से ध्यान रख लेना आप लोग। इसके बाद में यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखने की है। एप्लीकेशन अमाउंट कितना होता है, तो एप्लीकेशन जो अमाउंट होता है बच्चों, इसके बारे में दो बातें हैं यहाँ पे। शेयर्स का फेस वैल्यू जो होता है उसका 5% होता है। ये जो बात दे रखी है ये है ICA 2013 के अकॉर्डिंग, इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग दे रखा है 5%, ठीक है। अच्छा, इसी में एक बात और ही ध्यान रख लेनी है, अगर सेबी के अकॉर्डिंग पूछ ले, सेबी के अकॉर्डिंग अगर पूछ ले तो वो है 25% ऑफ इशू प्राइस, ठीक है। निर्गमन मूल्य का 25% एप्लीकेशन मनी होती है, निर्गमन मूल्य, या यूं कहे इशू प्राइस। यानी जैसे मान लो 100 का शेयर 100 में इशू कर रहे हैं तो उसकी इशू प्राइस 100 हो गई। अगर 100 का शेयर 20% प्रीमियम लेकर अगर 120 पर इशू कर रहे हैं तो इसका मतलब उसका जो इशू प्राइस है वो 120 हो गया, तो 120 का 25% आपकी एप्लीकेशन मनी होती है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग तो एप्लीकेशन की जो अमाउंट है वो 5% होती है और सेबी के अकॉर्डिंग 25% होती है, तो ध्यान रखना। दो इंस्टॉलमेंट के बीच में एक महीने का डिफरेंस होता है और 25% से ज़्यादा उसका गैप नहीं, मतलब कोई भी जो इंस्टॉलमेंट है 25% से ज़्यादा नहीं होती है। ये प्रोविजन वाली बातें हैं, बाकी क्वेश्चन के अंदर आपको जो दिया जाए उसके अकॉर्डिंग करना है आपको। उसमें आप ये ध्यान मत लगाना कि भाई क्या नाम से 5% हुआ नहीं है, 25% नहीं हुआ, वो तो प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, तो अपने को वैसे ही करने हैं, ठीक है। और ये वाले पॉइंट्स आपको ध्यान रख लेने हैं, जो यहाँ पर मैं आपको टिक लगा रहा हूँ, ठीक। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना। इसके बाद में आपको जो क्वेश्चन अच्छे से देखना है वो मैं आपको बता दूं कौन से क्वेश्चन आपको अच्छे से देखने हैं। वैसे तो सारे ही देखने हैं, बट फिर भी आपको कुछ क्वेश्चंस अच्छे से देखने हैं। कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस पढ़ना है पूरा इसके बारे में, ठीक है। कॉल्स इन एरियर्स के बारे में दो बातें ध्यान रखनी है आपको, यहां से लेकर ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। ये पैराग्राफ पूरा अच्छे से पढ़ लेना। एक तो ये पूछ सकता है कि बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं इसको, ठीक है, कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं।
और कॉल्सिन एरियर के लिए अकाउंट कब ओपन करते हैं, जब क्वेश्चन में बोल रखा हो, ठीक है। इसका डेफिनेशन याद रख लेना। और इसकी जो ये जो टेबल एफ है, कई बार एग्जाम में लास्ट ईयर ये पूछी थी कि कौन सी टेबल के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लगाया जाता है। और इंटरेस्ट आपको पता ही है 10%। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं बच्चों, यहाँ इंटरेस्ट के बारे में आपको लिखना क्या है, ठीक है। देखो, आपसे अगर पूछे कि कॉल्सिन एरियर्स का इंटरेस्ट कितना होता है, तो आप केवल 10% मत लिख देना, आप लिखना 10% पर एनम, ठीक है, या 10% वार्षिक, जो भी होता है वो आपको लिखना है। ये वर्ड जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। और आपको आंसर भी पूरा लिखना है कि कॉल्स इन एरियर्स पे इंटरेस्ट की रेट इतनी होती है, ऐसे पूरा आपको कंप्लीट लाइन के अंदर आंसर देना है, ठीक है ना। इसके बाद में एक क्लास और लाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पेपर सॉल्व करना कैसे है आपको, ठीक है। पेपर सॉल्व करते वक्त कौन सी बातों को ध्यान रखना है और क्या आपको नहीं करना है, वो सारी चीजें मैं आपको एक क्लास के अंदर और आपको बता दूंगा। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर आपको ध्यान रखना है, 10% पर एनम होता है। और इसकी एंट्री अपन से पूछ सकता है। देखो कल ये भी एक 2-3 दिन पहले एक बच्चे ने कमेंट किया था कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर सिलेबस में है क्या। देखो, बुक के अंदर अगर दे रखा है तो अपने को इसको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। इसकी क्वेश्चन भी अपने को दे रखे हैं, तो इसको सॉल्व करना ही है। एक आप ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, इलस्ट्रेशन नंबर 3। इसके बाद में कॉल्स इन एडवांस आप देखेंगे। कॉल्स इन एडवांस को हम बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ जो है यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा अच्छे से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसका इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम बताएंगे, ध्यान रखना। और कॉल्स इन एडवांस को हम बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं, देखो ये रहा, ये पैराग्राफ आपको यहाँ पे दे रखा है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अदर करंट लाइबिलिटीज में दिखाना है, करंट लाइबिलिटीज वाले टॉपिक के अंदर। ये आपका मेन हेडिंग है और ये आपका सब हेडिंग है। मेन हेडिंग करंट लाइबिलिटी, और आपका जो सब हेडिंग है वो है अदर करंट लाइबिलिटी। और आपका जो पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज वाला, उसके अंदर अपन शो करते हैं, ठीक है। 12% से ज्यादा का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और इसके लिए भी टेबल एफ आपको ध्यान रखनी है। टेबल एफ के अंदर ये इंटरेस्ट की रेट दे रखी है, ठीक है। एंट्रीज आप ध्यान रख लेना, कॉल्स इन एडवांस की एंट्रीज क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की। अ, यहाँ पे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, तो इसको आप देख सकते हो। अच्छा, इस इलस्ट्रेशन नंबर 4 में मैं आपको एक बात बताऊंगा, ध्यान देना इधर आप। और यहाँ पर इंटरेस्ट की बात भी कह रखा होगा इसके अंदर। देखो, आपको यहाँ पर एप्लीकेशन 25 रुपीज बोल रहा है, अलॉटमेंट आपको 30 रुपीज, और फर्स्ट कॉल 20 रुपीज। और ये वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है, देखो, शेष आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर। मोस्टली ये वाली जो इंस्टॉलमेंट होती है सेकंड कॉल होती है, और सेकंड कॉल कंपनी ने नहीं मांगी होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और यही इंस्टॉलमेंट एडवांस में आ जाती है, क्योंकि कई शेयर होल्डर होते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक शेयर होल्डर है, 50 शेयर से उसने कंप्लीट अमाउंट का पेमेंट कर दिया। कंपनी ने इसके अलावा कोई इंस्टॉलमेंट मांगी नहीं थी, केवल फर्स्ट कॉल तक की बात की थी। तो सेकंड कॉल का पैसा यहाँ पर एडवांस आ रहा है, तो इस वाली बात को आप ध्यान रखना। इसमें कॉल्स इन एडवांस आ रहा है आपका, ठीक है, तो उसको अच्छे से आप ध्यान रख लेना। इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 5, आप अच्छे से देख लेना। दोनों तरह के शेयर्स इसमें इशू हो रहे हैं। और इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, आपसे देखो क्वेश्चन में ना कैश बुक भी पूछता है और जनरल एंट्री भी पूछता है, ठीक है। जनरल एंट्री तो पूछी है सारी, और साथ में कैश बुक भी पूछी है। तो याद रखना, जब कैश बुक पूछा जाता है ना, तो बैंक वाली एंट्री जनरल फॉर्मेट में नहीं करनी है। कैश बुक अगर पूछी है तो आप क्या करोगे, पहले तो जनरल एंट्री कर लेना या कैश बुक पहले बना लेना। कैश बुक पहले बनाओगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो कैश बुक पहले बना लेना, उसके बाद जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाकर आप एंट्रीज करना। और बैलेंस शीट इसमें पूछी है, बाकी एग्जाम में पूछने की संभावना कम है। अगर पूछेगा भी सही तो केवल आपसे शेयर कैपिटल की बात पूछी जाएगी, जो अपन बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लेना। बैलेंस शीट जब अपन बनाते हैं तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का पहला पॉइंट होता है शेयर होल्डर्स फंड होता है और शेयर कैपिटल होता है। बस इसके अंदर यहाँ पे शेयर कैपिटल दिखा देते हैं, ठीक है। और शेयर कैपिटल की जितनी भी डिटेल होती है वो नोट नंबर डालकर अपन नोट टू अकाउंट्स में शो करते हैं। देखो, नोट टू अकाउंट्स में मैं आपको बता दूं, एक बार बैलेंस शीट आपको समझा देता हूं। नोट टू अकाउंट्स बैलेंस शीट का शेयर कैपिटल आप दिखाते हो, और शेयर कैपिटल आप हेडिंग डाल देते हो शेयर कैपिटल, उसमें सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल दिखाते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल की कोई एंट्री नहीं होती है बच्चों, क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन दी हुई होती है कि इतनी कंपनी की जो है ऑथोराइज्ड कैपिटल है, उसको केवल आपको यहाँ पर शो करना है। इसके बाद में जितने शेयर अपन ने इशू किए हैं उनको भी यहाँ पर केवल शो कर देना है कि कितने कितने शेयर्स अपन ने किस तरह से इशू किए हैं। तो ये दोनों टोटल आपके बैलेंस शीट के टोटल में इंक्लूड नहीं होते हैं। फिर आपका जो मेन पॉइंट होता है वो होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल के भी दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप,
और एक होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का मतलब ये होता है कि जितने शेयर्स पब्लिक ने लिए हैं उसमें से कितने शेयर्स के लिए पूरा पैसा कंपनी से शेयर होल्डर से रिसीव्ड हो गया है। जैसे मान लीजिए 15,000 शेयर्स हैं, उनमें से 14,900 इक्विटी शेयर्स पे पूरा पैसा रिसीव्ड हो रहा है, तो उनको तो दिखाएंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में। और इसी तरह से 10,000 आपके प्रेफरेंस शेयर्स थे, उसमें से 9,800 शेयर्स पे पूरा पैसा रिसीव्ड हो रहा है, तो उनको यहाँ पर अपन अलग से दिखा देंगे। और इधर से 100 शेयर्स पर पैसा नहीं आ रहा था और यहाँ से 200 शेयर्स पर पैसा नहीं आ रहा है, तो उसको अपन अलग हेडिंग में दिखाएंगे, इशूड सॉरी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप जब अपन दिखाएंगे तो यहाँ पर 100 रुपीज वाले जो आपके इक्विटी शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं, ये 100 शेयर्स हैं, ये रुपीज नहीं है, 100 शेयर्स 10 रुपीज वाले, और इनके ऊपर 100 रुपीज था, 1,000 रुपीज। और जो कॉल्स इन एरियर है ना वो माइनस करके दिखाना है आप कि कितना पैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, वो यहाँ पर माइनस करके दिखाएंगे तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा। इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर्स का भी जितना अमाउंट ड्यू था वो भी आप यहाँ पर माइनस करके दिखा देंगे। जितने शेयर्स पे पैसा नहीं आ रहा है उनका पूरा अमाउंट 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, और जितना पैसा नहीं आ रहा माइनस करेंगे और टोटल लगाएंगे, और ये वाला जो फाइनल टोटल आएगा ना यही आपकी बैलेंस शीट के अंदर इंक्लूड होगा यहाँ पर, ये वाला अमाउंट। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको इस चीज का। इसके बाद में आपकी बैलेंस शीट आ जाएगी। बैलेंस शीट में असेट साइड में आपकी करंट लायबिलिटी में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाता है आपका। ठीक है, बैंक का जो बैलेंस होता है वो इसमें आ जाता है। इसके बाद में इलस्ट्रेशन नंबर 6 देख लेना है, इसको इजी सा क्वेश्चन है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कंपनी वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो इलस्ट्रेशन और न्यूमेरिकल से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेना एक बार, फर्स्ट वाला। ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से देखना है, ओवर सब्सक्रिप्शन कहते किसे हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन आप जानते ही हैं, शेयर होल्डर्स जब कंपनी आपकी मजबूत होती है, फाइनेंशियल उसकी पोजीशन स्ट्रांग है, उसका गुड मैनेजमेंट है, तो ऐसी कंपनी से हर कोई जुड़ना चाहता है, और वहां पर जितने शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती है उससे ज़्यादा शेयर्स की क्या आ जाती है, एप्लीकेशन रिसीव्ड हो जाती है। तो इसलिए ऐसी कंडीशन को ओवर सब्सक्रिप्शन के नाम से अपन जानते हैं। और आप जानते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन में आपकी क्या बनती है, टेबल भी बनती है। ठीक है, तो वो जो टेबल बनती है वो टेबल आपको अच्छे से याद रखनी है, टेबल की प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को अच्छे से। चलिए इसके बाद में अपन इलिस्ट्रेशन अगर इसका देखें प्रो रेटा बेसिस वाला तो आप देख लेना। वैसे एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, उसको अच्छे से देख लेना आप लोग। प्रो रेटा बेसिस वाला एक क्वेश्चन है, ये वाला इलिस्ट्रेशन, इसको आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, इसकी 3 कंडीशन है और तीनों कंडीशन मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा रखी है अच्छे से, और इसमें से स्पेशली आप ये थर्ड कंडीशन को अच्छे से देख लेना। ठीक है ना, इसमें आपको टेबल अच्छे से बना रखी है मैंने, तो अच्छे से क्लियर कर लेना इसको, आप स्पेशली देख लेना, आपके सारे टॉपिक्स इसके क्लियर हो जाएंगे। ये जब आप, अच्छा एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को, सेकंड कंडीशन में बता देता हूँ। ये वाली एंट्री, ये जो सेकंड एंट्री करते हैं ना अपन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और यहाँ पर कई बच्चे लिख देते हैं इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट सेकंड कॉल अकाउंट, तो याद रखना फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं लिखते। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का जो भी पैसा अगर हम ओवर सब्सक्रिप्शन में एडवांस में अगर रिसीव्ड कर रहे हैं तो उसको कॉल्स इन एडवांस के नाम से लिखना है, ये ध्यान रखना। कुछ बच्चों ने अभी लास्ट जो एग्जाम हुए थे प्री बोर्ड उसमें गलती कर दी थी, तो मैं आपको फिर वापस बता रहा हूँ, आप यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस लिखना। ठीक है ना, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मत लिखना है यहाँ पर, यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस लिखते हैं अगर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा हम एडजस्ट कर रहे हैं तो। ठीक, और बैंक अकाउंट रिटर्न करेंगे तो उसके लिए आ ही जाएगा। और एक बात ध्यान रख लेना, अलॉटमेंट का अगर अमाउंट आपका यहाँ पर पूरा एडजस्ट हो जाता है, और जो अलॉटमेंट का अमाउंट आप यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हो, जितना आपने ट्रांसफर किया है वो अगर अमाउंट पूरा यहाँ एडजस्ट हो जाए तो फिर रिसीव्ड वाली एंट्री नहीं होगी, ध्यान रखना। भैया आपका अलॉटमेंट 750 का आप मांग रहे हो, ठीक है, और 750 आपका ऊपर एडजस्ट हो गया तो फिर नीचे रिसीव्ड की एंट्री नहीं होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कई बच्चे इस चीज को दिमाग से निकाल देते हैं, उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलिए इसके बाद में ये इसका मीनिंग याद रख लेना। इसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन, सॉरी अंडर सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं, न्यून अभिदान का मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन होता है। इसके बाद में ये वाला टॉपिक ध्यान रख लेना, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन इसके बारे में आता है। ये वाले टॉपिक्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के
जो है यूजेज है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसको बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं, किस नाम से दिखाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाली लाइनें जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, आप भी अंडरलाइन कर लेना और इसको अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, चलिए इसके बाद में आ जाता है आपका एंट्री, जिसके आप ध्यान ही रख लोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। कई बच्चे गलती करते हैं, बैंक वाली एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम का हमेशा कॉन्सेप्ट याद रख लो, शेयर कैपिटल के नीचे आता है, ध्यान रखना। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जब भी आएगा शेयर कैपिटल के नीचे आएगा, और शेयर कैपिटल आपका सेकंड एंट्री के अंदर आता है। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन करते हैं, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर, सॉरी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, तो ये नीचे आएगा, ध्यान रखना इस चीज का। प्रीमियम किसी के साथ भी हो सकता है, एप्लीकेशन के साथ हो सकता है, अलॉटमेंट के साथ हो सकता है। क्वेश्चन में वैसे बता रखा होगा कि एप्लीकेशन के साथ या अलॉटमेंट के साथ में, आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन में क्लियर नहीं दे रखा हो कि किस इंस्टॉलमेंट के साथ प्रीमियम है, तो फिर आप उसको अलॉटमेंट के साथ करेंगे। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ, वरना वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आप इसको पूरा देखोगे भी नहीं। वैसे देखो, जितने भी PYQ वगैरह मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं, जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं, उनको आप पूरी अच्छे से देख लेना क्लास से इसको। शेयर्स का डिस्काउंट पर अपन इशू करते ही नहीं है, ठीक है, केवल अपन स्वेट इक्विटी शेयर्स जो होते हैं उन्हीं को डिस्काउंट पर इशू करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कई बार कि कौन से शेयर्स को कंपनी डिस्काउंट पर इशू करती है, तो डिस्काउंट पे जो इशू होते हैं वो तो केवल एक ही है, स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, जो फॉरफीचर किए हुए शेयर्स होते हैं ना, वो तो री इशू होते हैं, ये ध्यान रखना। इशू तो केवल स्वेट इक्विटी शेयर्स ही होते हैं, और री इशू जो होते हैं वो आपके फॉरफीचर किए हुए शेयर्स होते हैं डिस्काउंट पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। हाँ, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप अच्छे से सॉल्व करके जाना, इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में 101% आएगा। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं सेपरेटली, का क्वेश्चन एक बार आया हुआ है PYQ, अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा अच्छे से कि अपन नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं। टोटल आपका जो परचेज कंसिडरेशन है और इशू प्राइस पर शेयर है, उसका अपन डिवाइड लगाते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं। तो ये याद रखना आपको, ये जो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल रहे हैं ना, ये एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, मतलब आपसे नंबर ऑफ शेयर्स पूछ लेता है ये, तो ध्यान देना इसको अच्छे से। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके शेयर्स में भी पूछे जाते हैं और डिवेंचर में भी पूछे जाते हैं, तो दोनों जगह पर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 9, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। MCQ यहाँ से देख लेना इस चैप्टर के, MCQ से भी आपके आएंगे, आपको पता है 18 MCQ आने वाले हैं, तो ये क्लियर हो जाएंगे आपके MCQ यहाँ से सीधे, अगर उठ के आए तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, आप इजी वे में अच्छा से क्लियर कर लोगे। ये दो टॉपिक और देख लेना, एक तो शेयर्स का जो प्राइवेट इशू होता है, और एक ESOP, ध्यान रख लेना इसको, मीनिंग ध्यान रख लेना इसका, यहाँ तक का। इसके बाद में ये बेसिक चीजें यहाँ पर छोटी छोटी चीजें दे रखी है, एक बार देखते हुए चले जाना इनको भी। देखो, एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, कोई भी टॉपिक आपसे पूछ ले, मान लो कि ESOP से रिलेटेड इसका मतलब बताओ, या कोई भी टॉपिक आपको दे दे, तो वो आपको ध्यान रख लेना है, एक बार इसको ब्रीफली देखते हुए चले जाना। ये वाला टॉपिक आपको देखना ही है, शेयर्स का फॉर फ्यूचर, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन सेपरेटली आता है अच्छे से, तो आप इसको देख लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 10 देख लेना, ठीक है, फॉर फ्यूचर आप देख लेना अच्छे से। फॉर फ्यूचर का अमाउंट बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं, ये वाली बात, इस पैराग्राफ को अंडरलाइन कर लो, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस कहाँ दिखाया जाता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। और दो तीन बातें हैं इस एंट्री से रिलेटेड, वो आप ध्यान रख लेना, कि जब अपन शेयर्स का फॉर फ्यूचर करते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, कौन से अमाउंट से डेबिट करते हैं, तो आपको पता ही है अच्छे से, जितने शेयर्स अपन फॉर फ्यूचर कर रहे हैं उन पे कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, कितना पैसा अपन ने उन शेयर्स में मांगा है, वो अमाउंट अपन यहाँ पर डेबिट करते हैं। जैसे मान लो 10 रुपए का शेयर है, और पूरे 10 रुपए तक अपन मांग चुके हैं, और 300 शेयर्स अपने को फॉर फ्यूचर करने हैं, तो 300 × 10, 3000 अपन यहाँ पर दिखाएंगे, तो ये ध्यान रखना आपको। और फॉर फ्यूचर में कौन सा अमाउंट आता है, जो अमाउंट अपन रिसीव्ड कर चुके होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और सिक्योरिटी प्रीमियम आपका यहाँ पर डेबिट तब होता है जब प्रीमियम वाली इंस्टॉलमेंट आपकी बकाया हो, यानी कि रिसीव्ड नहीं हुई हो। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 11 देख लेना, इलिस्ट्रेशन नंबर 12 देख लेना, एक एंट्री है इसके अंदर, सिक्योरिटी प्रीमियम वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका।
भाई देखो, यहाँ से 13 से लेकर लास्ट तक की जो इलिस्ट्रेशन है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इनसे मैं आपको बता देता हूँ कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से देख लेना। ये तो स्पेशली देखने हैं आपको। ये इस तरह से पूरी बैलेंस शीट नहीं पूछी जाएगी आपसे एग्जाम में। इलिस्ट्रेशन नंबर 14 देख लेना आप, पूरा अच्छे से सॉल्व करके चलना है इसको। इसकी कंप्लीट एंट्री क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकती है, पूछी जा सकती है आपसे। ये पूरे वर्किंग नोट्स वगैरह आप अच्छे से सॉल्व करते हुए चलना। इस तरह से नेसेसरी वर्किंग नोट जहाँ जरूरी है वो आपको बनाने हैं, यहाँ देखने की जरूरत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात मुझे आप लोगों को बतानी थी, यहाँ पर री इशू वाली बात आ गई क्या? हाँ आ गई। देखो एक बार वापस चलता हूँ, थोड़ी सी दिमाग से स्किप हो गई बात। क्वेश्चन ये है कि जब अपन शेयर्स को री इशू करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होता है, वो आपको ध्यान रखना है। और आपको पता है मैक्सिमम डिस्काउंट, जितना अमाउंट हमने रिसीव्ड किया है उससे ज्यादा का अपन डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। एक मिनट, री इशू वाली एंट्री शायद आगे है, उसको देखते देखें। इधर से आपका ये हो गया, ठीक है, 15 हो गया। 15 भी देख लेना बच्चों, फॉर फीचर की एंट्रीज इसके अंदर आ रही है। और ये वाली बात है, शेयर्स का री इशू, ठीक है। जब अपन शेयर्स का री इशू करते हैं तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। शेयर्स को आप प्रीमियम पर इशू री इशू कर सकते हो, एट पार कर सकते हो, डिस्काउंट कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो। तो ये वाली जो अंडरलाइन है, इस बात को आप ध्यान रख लेना अच्छे से यहाँ तक। ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ना मैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि डिस्काउंट की मैक्सिमम अमाउंट कितना होता है। तो जितना अमाउंट हमने शेयर्स को फॉर फीचर करने पर रिसीव्ड किया है उससे ज़्यादा का अपन डिस्काउंट नहीं दे सकते। और शेयर फॉर फीचर में जो अमाउंट आता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो ये नेचर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर क्वेश्चंस की अगर बात करें, 16 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इधर से आप 17 नंबर का देख सकते हैं। 17 नंबर वाला चलो छोड़ो, 17 नंबर वाला देखने की जरूरत नहीं है आपको। ये वाला देख लेना, 18 वाला। इसकी ये टेबल मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाई हुई है, तो ये टेबल भी आप अच्छे से देखते हुए चलना। इसमें टेबल बनेगी और चार कैटेगरी बनेगी, ध्यान रखना। एक चौथी कैटेगरी यहाँ पर ही है, 31,000 शेयर्स पे जिन पे कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये चौथी कैटेगरी बनेगी यहाँ से। पता है ना आपको, कॉपी में बनवा रखा है मैंने आपको अच्छे से। तो इसको अच्छे से देख लेना आप लोग, इस इलिस्ट्रेशन को। और आपको इधर जो इलिस्ट्रेशन देखने हैं, एक बार ये भी देख लेना आप। शेयर्स का जो री इशू होता है, बाईबैक होता है, वो किस वजह से करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 19 देख लेना। और इलिस्ट्रेशन नंबर आपका जो है 20 जो है, 20 से पहले यहाँ से देखने की जरूरत नहीं है। 20 वाला आपका, चलो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है 20 वाला। आप 21 वाला अच्छे से देखना। आपको पता है 21 वाले में अपन ने बहुत सारे वर्किंग नोट्स बनाए हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से देखना, इसको वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, क्योंकि इसमें अपन ने शेयर्स का फॉरफीचर 3 बार कर किया है। अपन ने एक बार अलॉटमेंट की बात किया है, फर्स्ट कॉल की बात किया है और सेकंड कॉल की बात किया है। तो अच्छे से मैंने आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करवा रखा है, तो पूरा देख के चलना आप इसको, ठीक है। तो आपके ये फर्स्ट चैप्टर के इलिस्ट्रेशंस कंप्लीट हो गए हैं। एक बार आपको थ्योरी में बता देता हूँ पीछे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कौन कौन से ध्यान देने हैं। थ्योरी वाले क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें तो आप इधर से देख लेना, ये क्वेश्चन बनते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आप देख लेना, ये देख लेना इनको, ठीक। इनके क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए, इसके बाद में न्यूमेरिकल में मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चन टिक लगवा देता हूँ, उनको आप देख लेना, बाकी तो क्लियर हो ही जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देख लेना एक तो आप। और इधर से
एक ये 7th वाला देख लेना। 9, 10 देखना ही देखना है अच्छे से। ठीक है, इधर से फिर आप क्वेश्चन एक ये 13 वाला देख लेना। 14 देख लेना एक। और एक क्वेश्चन आप कौन सा देखेंगे? ये वाला देख लेना, 17 वाला। और इसके अलावा आप क्वेश्चन देखना बच्चों, ये वाला क्वेश्चन 23। इसके ऊपर क्वेश्चन, ये तीनों चारों पॉइंट जो हैं इसके अच्छे से आप देख लेना इसको। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट लगवा दिए आपको। चलो फटाफट सेकंड चैप्टर खोल लो। सेकंड चैप्टर है आपका डिबेंचर वाला। और डिबेंचर वाले चैप्टर में लिमिटेड बातें हैं, और इसका डेफिनेशन वगैरह आपको ध्यान रख लेना है। ये पैराग्राफ आप पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। बॉन्ड के बारे में पूछ चुका है कि बॉन्ड वगैरह क्या होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया था, डिबेयर। इसका मतलब क्या है, कौन सी भाषा, डिबेयर शब्द जो है कौन सी भाषा का वर्ड है। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है बच्चों, ध्यान रखना। पीवाईक्यू में जाके देख लेना एक बार, क्वेश्चन आया हुआ है, इसका रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, तो ध्यान रख लेना आप इस चीज को भी। इसकी डेफिनेशन पढ़ के जाना इस बार के लिए, डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है। फिर इधर से डिफरेंस क्या होता है बॉन्ड में और डिवेंचर में, तो ये वाला पैराग्राफ आप पढ़ के चले जाना। फिर डिवेंचर्स और शेयर्स में डिफरेंस पढ़ के चले जाना, क्या क्या डिफरेंस होता है इनके अंदर, आप बता दोगे वैसे तो। ये वाला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन हर साल आता है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है ना, डिवेंचर वाला जो टॉपिक है, इसके टाइप्स एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और 2-3 टाइप्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना, सारे टाइप्स को अच्छे से डिटेल पढ़ के चलना है इनकी। बीच में से क्वेश्चन बनते, डिवेंचर्स का इशू और शेयर्स का इशू लगभग सेम होता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप एक दो इसके बेसिक क्वेश्चंस देख लेना। एक तो शेयर्स के लिए जो कैश के लिए इशू करते हैं, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन देख लेना। बैलेंस शीट इसकी भी जो है ज़्यादा नहीं पूछी जाएगी आपसे, अगर पूछी जाएगी तो केवल ये नोट टू अकाउंट्स में इसको कहाँ शो करते हैं डिवेंचर को, नॉन करंट लाइबिलिटीज के लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में शो करते हैं इसको, ये ध्यान रखना है आपको। डिवेंचर्स जो होते हैं डिस्काउंट पे भी इशू होते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, और मैक्सिमम वाली कोई बात इसके अंदर, लिमिट वाली बात यहाँ पर नहीं आती है। ये वाला पैराग्राफ देख के चलना है इसके लिए, कि डिस्काउंट को अपन कहाँ राइट ऑफ करते हैं। इसके बाद में इलेस्ट्रेशन आप ये भी देख लेना, सेकंड नंबर वाला भी, सेकंड नंबर वाला इलेस्ट्रेशन देख लेना। इसके बाद में प्रीमियम वाला एक क्वेश्चन देख लेना है इसका, कि प्रीमियम पे डिवेंचर्स इशू करते हैं तो किस तरह से अपन एंट्रीज करते हैं। इसके बाद में आप जो क्वेश्चन देखोगे वो मैं बता देता हूँ आपको, जो इम्पोर्टेंट है। और देखो मैं आपको जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना, इम्पोर्टेंट ही बता रहा हूँ, बाकी तो वैसे सारे ही करने हैं आपको, तो सारे करके चल रहे हो आप तो ध्यान रख लेना इनको, जो जो आपको याद रह जाए। ये वाला टॉपिक इसमें भी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर अदर देन कैश। अदर देन कैश के लिए अपन डिबेंचर्स इशू करते हैं, असेट्स खरीदते हैं वेंडर से, और बदले में अपन शेयर्स डिबेंचर्स इशू करते हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो एग्जाम्पल नंबर आपको 6 अच्छे से ध्यान रखना है, 7 ध्यान रखना है आपको अच्छे से, 8 आपको ध्यान रखना है। अच्छा मैं आपको एक चीज यहाँ पर क्लियर कर दूं बच्चों, ये जो आपका डिबेंचर वाला चैप्टर है ना, ये 15 नंबर का चैप्टर है। ठीक है ना, और मैं आपको बता देता हूं, इसके आप सारे इलेस्ट्रेशन करके चले जाना, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। यानी जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इलेस्ट्रेशन में से आएंगे डिवेंचर वाले चैप्टर में। आप इसके न्यूमेरिकल नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इलेस्ट्रेशन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला इसका। तो अच्छे से आप इसको कर लेना सारे इलेस्ट्रेशन, स्पेशली जिनके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ वो तो करने ही करने। 9 कर लेना, 10 कर लेना,
और एक, हाँ अब मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा, जो आपको स्पेशली ध्यान रखना है, 11। एक तो ये 11 वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगा लेना। मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन इस बार आना चाहिए, क्योंकि ये आया नहीं अब तक। इसमें स्पेशली बात क्या है कि गुडविल अकाउंट आता है, आपको जानते हो याद से, अमाउंट जो डेबिट में कम पड़ता है। परचेज कंसिडरेशन पहले से दिया हुआ होता है, ये ध्यान रखना। परचेज कंसिडरेशन पहले से दिया हुआ होता है, तो ही गुडविल की और कैपिटल रिजर्व की सिचुएशन यहाँ पर आती है। तो ये वाला टॉपिक देख के चलना, और एक ये वाला इलिस्ट्रेशन देख के चलना, 12th नंबर का। इसमें कैपिटल रिजर्व आ रहा है आपका क्रेडिट में, अच्छे से सॉल्व किया हुआ है आपने, तो इसको देख के चलना आप। ठीक है, और तो क्वेश्चंस आपको ये देख लेना एक बार, एक ये वाला देख लेना, 4th वाला। ये वाला क्वेश्चन देख लेना, 13 वाला। मान लो तीनों कंडीशन एक साथ पूछ ले, तो आप तीनों कंडीशन भी एक साथ बता सकते हो। कोलेटरल सिक्योरिटी पढ़ के चलना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोलेटरल सिक्योरिटी देख के चलना है आपको अच्छे से, बहुत इजी टॉपिक है। दोनों मेथड ध्यान रखने हैं आपको इसके, इसका मीनिंग भी ध्यान रखना है और इसकी एंट्रीज भी ध्यान रखनी है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनको अच्छे से कर लेना आप लोग। एक तो ये एग्जाम्पल ही दे रखा है, इसे एग्जाम्पल को ही कर लेना इस पेज पे। इलस्ट्रेशन नंबर 14 कर लेना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लेना, एग्जाम में आया हुआ है, डू इट योर सेल्फ का। ठीक है, हाँ ये वाला टॉपिक, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। श्योर क्वेश्चन आएगा, श्योर 101%। ये टॉपिक्स जो है, इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपका इलस्ट्रेशन है 15, इसको अच्छे से कर लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 15 को अच्छे से कर लेना, और ये दोनों पैराग्राफ भी अच्छे से देख लेना, कि जो आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर होता है, उसको अपन बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हैं, किस जगह शो करते हैं, वो आपको दिखाना है। ठीक है, और आपका जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, उसको अपन राइट ऑफ करते हैं, कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं, तो ये दोनों पैराग्राफ अच्छे से देख लेना। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ये वाला देख लेना, 16 वाला। इसमें स्पेशली बात यह है कि जो डिस्काउंट और लॉस है उसको राइट ऑफ करने की बात है। तो डिस्काउंट और लॉस आपको राइट ऑफ करना हो तो दोनों को अलग अलग करना, राइट ऑफ। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को अलग, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को अलग राइट ऑफ करना। ठीक है, इसके बाद में जो क्वेश्चन आपको ये वाला देख लेना है एक बार, इससे भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो टॉपिक आपको मैंने 15 रिलेस्टेशन में बताया है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा ये चीज भी। इसको भी देख लेना एक बार। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ये क्वेश्चन आता है, इसको आप ध्यान रखना। इसके ऊपर टीडीएस काटा जाता है, जो रेट दी हुई होती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका एक इलस्ट्रेशन है, वो आप अच्छे से देख लेना, 17 वाला। इसके बाद में आपको जो क्वेश्चन देखना है, डिस्काउंट को राइट ऑफ करने वाला टॉपिक देख लेना है। वैसे ये राइट ऑफ करने की ये एंट्री होती है, तो ये एंट्री आप अच्छे से देख लेना। सबसे पहले अपन कैपिटल प्रॉफिट से इसको राइट ऑफ करते हैं, और अगर कैपिटल प्रॉफिट नहीं होते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ P&L यानी कि रेवेन्यू प्रॉफिट को काम में लेते हैं। तो इसको ध्यान रखना है। ये देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कौन सी आनी है। ये आपकी कैपिटल लॉस है, पूंजीगत हानि है। ठीक है ना, ये बात एग्जाम में बन सकती है, तो ध्यान रखना है इसको अच्छे से। इसके बाद में 18 देख लेना। अच्छा, ये जो डिवेंचर इंटरेस्ट वाला टॉपिक है, इसमें मैं एक चीज और बता दूं आपको। डिवेंचर के इंटरेस्ट की जो रेट होती है ना, वो फिक्स होती है, ये ध्यान रखना। और इसका जो नेचर होता है, ये ऋण पत्रों पे जो डिवेंचर्स पे जो इंटरेस्ट देते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ध्यान रखना। और ये इसकी रेट जो होती है वो फिक्स्ड होती है, पहले से डिसाइडेड होती है, प्री डिसाइडेड होती है, पूर्व निर्धारित होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए इसके बाद में आपको और क्या ध्यान रखना है। 19 को तो ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, आप ये 20 वाला लास्ट और देख लेना, आपके 20 तक ही है। इसके बाद में रिडेम्पशन और डिवेंचर होता है, पुरानी कई बुक्स में दे रखा होगा, तो वो अपने आरबीएससी के सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए अपन उसको नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहीं तक का अपन कर रहे हैं।
इसके बाद में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप देख लेना, मैं बता देता हूँ कौन से न्यूमेरिकल देखोगे। एक तो ये वाले टॉपिक देख लेना अच्छे से भाई, एक एक दो दो नंबर के हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट यहीं से उठता है। डायरेक्ट क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट आंसर उठेगा वो इन्हीं क्वेश्चंस में से उठेगा, ये ध्यान रखना। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये वाला मत देखना, 16 वाला, ये रिडेम्पशन, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है ये वाला, इसको मत देखना। बाकी अच्छे से देखते हुए चलना सारे क्वेश्चंस। ये ऋण पत्रों का जो शोधन है ये भी मत देखना, इसको तो राइट ऑफ करते हैं, इसको देख लेना अच्छे से। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में तो देखो, अगर आपने इलस्ट्रेशन देख ले तो न्यूमेरिकल ज़्यादा स्पेशली देखने की जरूरत है नहीं वैसे, फिर भी एक दो बता देता हूँ जो आप देख लेना। एक तो 7 देख लेना अच्छे से, और इधर से कि आप ये 10 देख लेना, ये वाला क्वेश्चन तो देखना ही है आपको अच्छे से, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन देख लेना आप 15 वाला, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया बच्चों। ये रिडम्पशन से रिलेटेड और क्वेश्चन दे रखे हैं तो उनको मैंने यहाँ पर नहीं करना है इनको अपने को अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका रिडम्पशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फटाफट तीसरा चैप्टर निकाल लो। देखो तीसरे चैप्टर में क्या क्या करना है वो भी बता देता हूँ आपको। तीसरे चैप्टर के अंदर आपको ये डेफिनेशन याद कर लेनी है। 3-4 नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है नहीं, मतलब डिटेल में मत पढ़ना है इसको। जो मेन मेन चीज़ें हैं वो देखते हुए चलना। इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन अगर इसके बनेंगे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, और लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनेंगे, मतलब बीच में से कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये वाली बात आ जाती है। एक बार तो ये वाली चीज़ आई थी कि जो आप फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाते हैं, कौन से फैक्ट्स होते हैं, वो रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन आ गया था एक बार, ठीक है। तो पॉइंट पॉइंट ध्यान रख लेना इनका अच्छे से। ये ध्यान रख लेना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, केवल नाम ध्यान रखने हैं इसके आपको, और ज़्यादा डिटेल में जाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। आपको यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि टाइप्स ऑफ इक्विटी प्रेफरेंस शेयर, सॉरी, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी टेबल में बनाते हैं। ये अनुसूची थर्ड पूछा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो दो होते हैं मेन, तो आपका बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L, और एक स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी यहाँ पर आता है, तो इसको भी ध्यान रखना। कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं पूछी जाएगी, ध्यान रखना, कंप्लीट बैलेंस शीट इस चैप्टर से नहीं पूछी जाएगी। हाँ अगर पूछी जाएगी तो ये पूछी जाएगी कि भाई आप जो है कोई भी पॉइंट दे देगा, उसका हेडिंग सब हेडिंग आपको याद रखना है, तो हेडिंग सब हेडिंग वाली चीज आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इस चैप्टर से तो यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना। फिर इधर से आप ये हेडिंग सब हेडिंग वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि बैलेंस शीट कौन सी चीज को किस हेडिंग में दिखाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। शेयर कैपिटल को कैसे दिखाते हैं वो देख लेना। और एक ये वाली चीज स्पेशली देख लेना बच्चों, ये वाली, कि रिजर्व एंड सरप्लस में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। इनका मतलब जानने की आपको ज्यादा जरूरी नहीं है, बट पॉइंट्स कौन कौन से आते हैं वो ध्यान रख लेना। फिर इसके बाद में ये पहला क्वेश्चन ध्यान रख लेना, पहला इलस्ट्रेशन, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को शो करते हैं, वो चीज अपन यहाँ से समझ सकते हैं। इसके बाद में कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं पूछी जाएगी, इसको नहीं देखना है। और अगर आप देखो तो देख लेना ब्रीफली, जो मेन मेन हेडिंग है वही ज़्यादातर आपसे पूछी जाएगी। पॉइंट्स आपको दिए हुए होंगे, तो जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बैलेंस शीट बना लेनी है। PYQ देखोगे आपको पता चल जाएगा, PYQ में मैंने बता रखा है क्या क्या चीज़ पूछी हुई है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत डिसीजन तो आप खुद भी ले सकते हैं कि कौन सी चीज़ एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं। चलिए इसके बाद में आपको जो ध्यान रखना है, स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये वाली चीज़ें ध्यान रख लेना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैसे, ये 2-3 एग्जाम्पल देख लेना। एक तो तीसरा वाला देख लेना, छोटे छोटे, इसे उठा के दे सकता है वो, इनको देख लेना आप। फिफ्थ वाला देखने की जरूरत है नहीं। एक ये वाली चीज को अच्छे से देख लेना भाई, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ठीक है ना। इसको अच्छे से देख लेना, सॉल्व करवा रखी है मैंने आपको अच्छे से, इसका आंसर भेज दिया था व्हाट्सएप पे आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गया आपके इलस्ट्रेशंस की बात कंप्लीट, और कुछ एक थ्योरी बच रही है तो वो देख लेते हैं।
क्लास आज की थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी देख लेना, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि आप लोगों को बार बार डिस्टर्ब करूं। बस इंपॉर्टेंट का काम आज खत्म कर देंगे। बस फिर एक दिन आपको जो क्लास लूंगा उसमें ये बता दूंगा कि पेपर आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना? वो अपन बता देंगे एक दिन। बाकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, पेपर आपका अच्छा ही होगा। और जैसे अपने पेपर खत्म हो जाएंगे उसके बाद अपन 1 अप्रैल से सीए फाउंडेशन का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, यूट्यूब पर और एप्लीकेशन पे। ठीक है? हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो लास्ट हमने बैच चलाया था अभी सीए फाउंडेशन का ऑफलाइन में, उसमें से कुछ बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, उनका फाउंडेशन अभी जनवरी अटेम्प्ट में क्लियर हो गया है। ठीक है? तो आप लोगों के लिए अच्छी मेहनत करेंगे। ये टॉपिक आपको ध्यान रख लेना है कि कौन सी चीज़ किसके अंदर आती है। एक्सपेंसेज वाली बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है, तो ध्यान रख लेना है इसको। इसके पॉइंट पॉइंट याद रख लेना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, इसकी जो यूटिलिटी है और इम्पोर्टेंस है वो ध्यान रख लेना। वित्तीय विवरणों की सीमाएं, इन पॉइंट्स को देख लेना आप। ठीक है? क्वेश्चंस देखने की वैसे जरूरत है नहीं, ये 2-3 क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे से देख लेना। ये वाला टॉपिक देख लेना, इंपॉर्टेंट है। ये मीनिंग भी देख लेना इसका। चलो, ये तो हो गया आपका कंप्लीट। और कोई क्वेश्चन यहाँ पे से देखने की जरूरत है नहीं। बाकी तो देखो आपने कर ही रखा है, इतना तो आता ही होगा आप लोगों को। बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 खोल लीजिए जल्दी से। चैप्टर नंबर 4 में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? चैप्टर नंबर 4 में इसका मीनिंग ध्यान रख लेना। अकाउंटिंग रेशो किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन, मीनिंग आपको याद रखना है। इसके ऑब्जेक्टिव ध्यान रख लेना। 4 ऑब्जेक्टिव, 5 ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे दे रखे हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। ठीक है? इसके प्रॉफिट्स, अकाउंटिंग रेशो के, थ्योरी में भी क्वेश्चन आते हैं इसके, लेकिन प्रैक्टिकल ज़्यादा बड़ा नहीं आता है, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक स्पेशली ये वाली बात ध्यान रख लेना, इस 5th पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेना। ये SWOT है ना, इसका पूछ सकता है आपसे ये वाली चीज। ठीक है ना? कि एस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ। डब्ल्यू का मतलब वीकनेस। ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी। टी का मतलब भय यानी कि थ्रेट। ठीक है? ये पूछ सकता है, तो ये वाली चीज ध्यान रख लेना आप। इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेना। और एक ये वाला पॉइंट्स देख लेना। इसकी जो लिमिटेशंस है वो लिमिटेशंस देख लेना। पॉइंट्स पॉइंट्स देख लेना लिमिटेशंस के। ठीक है? लिमिटेशंस आप देख लोगे अच्छे से। इसके बाद में एक ये वाला टॉपिक देखना बच्चों अच्छे से, थ्योरी में क्वेश्चन आता है इसका, टाइप्स ऑफ रेशो। तो इसका एक तो ट्रेडिशनल है और एक आपका फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, परंपरागत है और क्रियात्मक है। तो ये देख लेना अच्छे से। ये दोनों चीजें अच्छे से ध्यान रखना, ये इसका मीनिंग भी पढ़ के चलना कि जो आपका परंपरागत होते हैं उनमें कौन कौन से होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इधर से आपके ये टॉपिक्स आपको ध्यान रखने हैं। जो क्रियात्मक वर्गीकरण है, चारों तरह के कैटेगरीज के जो रेशो हैं वो आपको अच्छे से देखना है। देखो, एक तो करंट रेशो अच्छे से देख लेना, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है 100%। तो करंट रेशो वाले जितने इलेस्ट्रेशन से वो अच्छे से देखते हुए चलना। इलेस्ट्रेशन नंबर 1 देख लेना, इलेस्ट्रेशन नंबर 2 देख लेना। ठीक है? एक ये जो रेशो के बीच में दे रखा है ना, ये वाला पैराग्राफ नीचे, इसको और देख लेना। ये जो पैराग्राफ होता है लास्ट में नीचे, कि उसका आइडियल रेशो क्या होता है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है? तो इस चीज को अच्छे से देख लेना आप लोग, क्वेश्चन आता है इसका। थर्ड वाला उसमें कवर हो जाएगा। एक ये फोर्थ जरूर देखना, इसका तो क्वेश्चन लगभग हर साल आता है, छोटा सा क्वेश्चन होता है, तो इसको देख लेना अच्छे से। फिफ्थ वाला देख लेना, यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर ये 2 देख लेना और एक 3 देख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है।
और एक आप इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देखना, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना। ये क्या इफेक्ट पड़ेगा रेशो के ऊपर पॉइंट से। डेप्ट इक्विटी रेशो में आप देख लेना, देखो यहाँ से लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछ लिया था कि डेप्ट इक्विटी रेशो का आइडियल रेशो कितना होता है। वैसे आइडियल रेशो देखो यहाँ पर 2:1 दे रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से 2:1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो 2:1 होने का मतलब है कि आपकी डेप्ट ज्यादा होना और शेयर होल्डर्स फंड कम होना। अब आप खुद ही सोचो, इंटरनल फंड तो हमारे ज्यादा होने चाहिए, एक्सटर्नल फंड्स ज्यादा थोड़ी होने चाहिए, तो ये रेशो एक्चुअल में ये होना चाहिए 1:2, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी। फॉर्मूला तो अच्छे से ध्यान रखना ही है, और फॉर्मूले की इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले भी आपको ध्यान रखने हैं। किस रेशो का क्या इफेक्ट होता है, क्या उसका मीनिंग होता है, वो भी चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आप इलिस्ट्रेशन नंबर मैं बता देता हूँ, जिसके अंदर लगभग सारी चीजें आ जाएंगी, वो आप देख लेना। एक तो ये देख लेना 7th वाला, इसमें 2-3 रेशो आ गए आपके, 7th वाला देख लेना। एक आप जो देखना इधर से क्वेश्चन नंबर, ये रेशो भी देखना है आपको, प्रोप्राइटरी रेशो देख लेना है। इसका ये पैराग्राफ पढ़ लेना, पैराग्राफ प्रोप्राइटरी रेशो का, और इसका एक इलस्ट्रेशन देख लेना। देखो, इसमें मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ प्रोप्राइटरी रेशो में, आपको आपको कंफ्यूजन है थोड़ा सा। ये जो प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला होता है ना, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन ये जो चीज लिखी हुई है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड ना समझ के इसको टोटल असेट समझना, ठीक है ना। टोटल असेट्स आएगी आगे, टोटल असेट से ही सॉल्व कर रखा है इस फॉर्मूले को। ये देखो, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल असेट्स, तो टोटल असेट से सॉल्व होगा। तो ये वाला क्वेश्चन देख लेना, एक तो कौन सा है, 9th वाला। इसमें इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं। फिर इसके बाद में 10th वाला देख लेना, ये तो आया हुआ है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, पीवाईक्यू में दे रखा है ये क्वेश्चन तो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ध्यान दे लेना इसको भी, इलस्ट्रेशन नंबर 11 कर लेना, कई बार पीवाईक्यू में आए हुए हैं। वैसे अगर आप पीवाईक्यू भी देख लेते हो और ये नहीं देख देख पाते हो, तो भी बात बन जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीवाईक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए हुए हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशो इंपॉर्टेंट है, लगभग हर क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। इसके एमसीक्यू देख लेना, ये यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 12 देख लेना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का आ जाएगा इसमें। 13 देख लेना, छोटे छोटे हैं, तो कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं आपको। 14 देख लेना। एक ये वाला क्वेश्चन देख लेना आप, सेकंड वाला, क्योंकि इसमें है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, ये वाला देख लेना। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो देख लेना है आपको, इलिस्ट्रेशन नंबर 15 देख लेना। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो देख लेना, 16। एक ये भी देख लेना आप 17 की, क्योंकि इसमें ये चारों पॉइंट आते हैं। देखो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो के साथ एवरेज कलेक्शन पीरियड निकलता है, और ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो के साथ एवरेज पेमेंट पीरियड निकलता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको अच्छे से। तो क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से। चलिए इसके बाद में आगे बढ़े, ये वाला टॉपिक देख लेना, ये दोनों फॉर्मूले, और इलस्ट्रेशन नंबर 18 देख लेना। लाभप्रदता अनुपातों में लगभग सारे अनुपात इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ये 5th वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो देख लेना, इलस्ट्रेशन नंबर 19। ऑपरेटिंग रेशो अच्छे से देख लेना, ऑपरेटिंग रेशो का क्वेश्चन आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, तो ये वाला इलस्ट्रेशन देख लो 20 वाला, इसमें दोनों चीज क्लियर हो जाएगी। नेट प्रॉफिट रेशो,
नेट प्रॉफिट रेशो आ जाएगा आपका। नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो आपको पता ही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। इसको आप देख लेंगे और इस पैराग्राफ को भी पढ़ लेना। 21 देखने की ज़्यादा जरूरी नहीं है, आप इसके बाद में देखना ये वाले, ये टॉपिक ईपीएस, टीपीएस, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं इसके। तो इसका तो एक इलस्ट्रेशन देख लो कोई सा भी, मैं बता देता हूँ। ये वाला देख लेना 22 वाला, इसमें सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, 22 वाला देख लेना। बाकी तो एक ये थोड़ा सा अप्लाइड क्वेश्चन है, अगर आपको आ जाए तो देख लेना इसको। बाकी इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक पूछा है अपन से, करंट असेट्स पूछिए, ध्यान रखना। तो देख लेना इस क्वेश्चन को आप। बाकी तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कोई चीज़ है नहीं इस चैप्टर में। एक क्वेश्चन ये देख लेना 26 वाला। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और एक लास्ट चैप्टर आपका है कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके बारे में बता देता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट उस टॉपिक के बनते हैं। इधर से आप ये क्वेश्चन देख लेना, एक इसको भी देख लेना। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में टिक नहीं लगवा रहा हूँ, वैसे मैं देख लेता हूँ कोई है क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आप देख सको। तो ये देख लेना, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये बन सकते हैं एग्जाम में। ये देख लेना 6 वाला, एक ये देख लेना 8 वाला। बाकी तो भाई देखो आप लोगों ने सॉल्व कर ही रखे हैं क्वेश्चन, तो देखो कोई सा भी आ सकता है एग्जाम में, अपन कह नहीं सकते। बाकी आप सॉल्व कर लेना। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आपने देखा था। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको भी देख लेना एक बार अच्छे से। ठीक है बच्चों, एक ये देख लेना 19 वाला। तो लगभग चीजें मैंने आपको कंप्लीट करवा दी हैं। और एक है 22 वाला देख लेना। ठीक है, तो आपका अकाउंटिंग रेशो कंप्लीट हो गया। चलो फटाफट कैश फ्लो निकाल लो। कैश फ्लो में इसका मीनिंग ध्यान रख लेना एक तो, ये वाला पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में आपको उसका मीनिंग मिल जाएगा। और एक ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 पूछा जाता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बनाते हैं, तो ये इसमें बनाते हैं। इसको ध्यान रख लेना आप अच्छे से। इसका डेफिनेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये पैराग्राफ जो आपको दे रखा है यहाँ तक, इसमें। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं वो उसका ऑब्जेक्टिव यहाँ से पता चल जाएगा। और इसके जो प्रॉफिट्स है वो आप यहाँ से पॉइंट्स पॉइंट्स इसके देख लेना। सिमिलर से पॉइंट्स है, कोई दिक्कत है नहीं। एक ये देख लेना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीज आती है, ये वाला। और तीनों एक्टिविटीज के इनफ्लो और आउटफ्लो देख के चलना भाई। तीनों एक्टिविटीज में इनफ्लो और आउटफ्लो कौन कौन से होते हैं देखो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसका मीनिंग ध्यान रखना, इस पैराग्राफ पे पता चल जाएगा। और साथ में इसके इनफ्लो के कौन कौन से पॉइंट है, आउटफ्लो के कौन कौन से पॉइंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना तीनों एक्टिविटीज में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो और आउटफ्लो ध्यान रख लेना, ये इनफ्लो के पॉइंट्स है, ये आउटफ्लो के पॉइंट्स है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो और आउटफ्लो और इनका मीनिंग एक्टिविटीज का, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये चार्ट आप देखोगे तो इससे आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी के इनफ्लो और आउटफ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के इनफ्लो और आउटफ्लो, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के इनफ्लो और आउटफ्लो। तो ये चार्ट अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद में एक ये वाला पैराग्राफ देख लेना बच्चों, एबनॉर्मल आइटम्स। ठीक है, इसका क्वेश्चन बनता है यहां से। एक आप ये देख लेना डिविडेंट वाला, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड पेड, इसको कहाँ कहाँ पे दिखाते हैं। और एक आप ये टैक्स वाला टॉपिक यहाँ से देख लेना कि इनकम टैक्स जो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाया जाता है। नॉन कैश आइटम्स आपको देख लेने हैं, इनके एग्जांपल्स पूछ सकता है, जो जो चीज अपन प्लस करते हैं और माइनस करते हैं। ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट दे रखा है, तीनों एक्टिविटीज का मेन फॉर्मेट है ये।
यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी एक्टिविटी किस, मतलब कौन सा जो एग्जांपल है, कोई भी पॉइंट है वो कौन सी एक्टिविटी में जाएगा। जैसे अपन मशीन खरीदते हैं, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है। प्रचालन से रोकड़ आगम है, यानी कि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है। तो आपसे एक्टिविटी पूछेगा कि कौन सी एक्टिविटी का ये पॉइंट है। तो ये वाली चीज अच्छे से देख लेना आप एक बार। ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड आपको देखना है, डायरेक्ट मेथड अपने सिलेबस में नहीं है। इनडायरेक्ट मेथड से अपन जो क्वेश्चन करते हैं वो वाली चीज आपको देखनी है। प्रपोज डिविडेंड वाला टॉपिक देख लेना एक बार कि प्रपोज डिविडेंड में कौन सी चीज को अपन ऐड करते हैं और कौन सी चीज अपन नहीं दिखाते हैं। इसका ये क्वेश्चन देख के चलना, इसमें एक दो इलेस्ट्रेशन है वो मैं बता देता हूँ, उनको देख लेना आप अच्छे से। और कंप्लीट कैश फ्लो जो क्वेश्चन आपको इसमें मिल रहे हैं वो क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। ये वाला पैराग्राफ इसका पूरा देख लेना है इसको अच्छे से। इसके बाद में आप देखना इलेस्ट्रेशन नंबर 3। इलेस्ट्रेशन नंबर 3 देख लेना। एक मिनट, इलेस्ट्रेशन, हाँ इलेस्ट्रेशन नंबर 3 देख लेना। एक इलेस्ट्रेशन नंबर 4 यहां से शुरू हुआ है और यहां पर खत्म हो गया है, ध्यान रखना। ये सारी चीजें इस इलेस्ट्रेशन की नहीं है। ठीक है ना। ये फोर्थ इलेस्ट्रेशन आपका यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ खत्म हो गया पूरा, इसी के अंदर आ गया पूरा डिटेल। तो एक तो ये फोर्थ वाला इलेस्ट्रेशन देख लेना। ये बाकी की जितनी भी चीजें दे रखी है ना वो किसी और दूसरे एग्जाम्पल से रिलेटेड है, तो इनको मत देखना। ये सब काट देना यहाँ से, यहाँ तक का। और ये एमसीक्यू देख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और इलेस्ट्रेशन नंबर 5 देख लेना आप, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए, जिसमें स्पेशली आप असेट्स अकाउंट देखना और अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट देखना, कब बनाते हैं इसको, ये भी आपको अच्छे से देखना है। और इस बार के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है। इस बार के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इसको तो अच्छे से देखते हुए चलना है आपको। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसका क्वेश्चन देख लेना आप। एक ये वाला भी देख लेना इन्वेस्टिंग का, और एक ये इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों का है, इसको आप देख लेना। कंप्लीट कैश फ्लो के एक दो क्वेश्चन देख लेना, बाकी ज्यादा आपसे नहीं पूछे जाएंगे, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं आएगा इसका। ये सीबीएसई पैटर्न के क्वेश्चन है, वहां पर एक पूरा क्वेश्चन 8 नंबर का आता है इस चैप्टर में से, तो ये उसके अकॉर्डिंग दे रखे हैं क्वेश्चंस। फिर भी आप देख लेना, मान लो कोई पॉइंट आ जाए आपका तो। एक क्वेश्चन कौन सा है ये वाला, 7th वाला इलस्ट्रेशन देख लेना एक तो। और एक आप देख लेना 8th वाला। ये दो इलस्ट्रेशन देख लेना, बाकी और कुछ देखने की आपको जरूरत नहीं है। इनमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। आपसे केवल इंडिविजुअल एक्टिविटी पूछी जाएगी। ठीक है ना, इंडिविजुअल मतलब केवल एक एक्टिविटी। ऑपरेटिंग पूछ ले, फाइनेंसिंग पूछ ले। ऑपरेटिंग देखो, तीनों एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तीनों एक्टिविटी के आ सकते हैं। और दो दो एक्टिविटी के क्वेश्चन तो एग्जाम में आ ही रहे हैं। और देखा जाए तो तीनों एक्टिविटी के आ रहे हैं, ऑपरेटिंग का भी आ रहा है और फाइनेंसिंग का भी आ रहा है। लेकिन स्पेशली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन नहीं आया था पिछली बार, तो इस बार संभावना बनती है उसकी। तो उसको आप अच्छे से क्लियर कर लेना। ठीक है। इसके बाद में आपके पास और कोई क्वेश्चन? थ्योरी के ये देख लेना। और क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। एक ये भी देख लेना भाई, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और इधर से तो और कोई क्वेश्चन देखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए, ये थी अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास में सारे इंपॉर्टेंट्स पांचों चैप्टर्स के मैंने बता दिए हैं। एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। और मैटर अगर आपको कैसा लगा, कैसे इस तरह से मेहनत आप लोगों के साथ की है, उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें कमेंट कर सकते हैं।
और अपने फ्रेंड्स तक इसको आप शेयर जरूर कर देना ताकि वो भी देख लें। अब एक लास्ट क्लास अपनी आएगी, पेपर किस तरह से करना है और क्या क्या अपने को ध्यान रखना है, तो वो क्लास मैं आप लोगों को 6 या 7 तारीख को दे दूंगा। ठीक है। इसके बाद में बीएसटी और इकोनॉमिक्स के मैटर्स मैं आप लोगों के सामने जो गैप आएगा उसके बीच में करवाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा मेरी तरफ से। बाकी फिर अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।